भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में सतना रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान बौद्ध स्तूप के साथ साथ सम्यक संस्कृति की कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। सर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थान की खोज की थी। सर कनिंघम के अनुसार भरहुत स्तूप के पास शुंग का राज किला बना हुआ था, जिसकी बनावट ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के आसपास होना मानी जाती है। बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेदिका एवं तोरण द्वार बने थे। बौद्ध स्तूप के टूटे हुए हिस्से भरहुत में जगह जगह खुदाई में प्राप्त होते हैं। भरहुत स्तूप के उत्खनन में प्राप्त अवशेष का सर्वाधिक संग्रह कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद के नगर निगम संग्रहालय के साथ सतना स्थित रामवन संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भरहुत में निर्मित स्तूप के खंडहर तथा अवशेष उपलब्ध हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रारंभिक अवस्था में इस स्तूप में ईंट से बने गोलाकार भाग, जिसके चारों ओर वेदिका की बनावट है। वेदिका में 4 तोरण द्वार है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ के तोरण द्वार एवं वेदिका अन्य स्तूपों की तुलना में अत्यधिक अलंकृत है। वेदिका स्तंभों के मध्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का अंकन है। चारों दिशाओं में बने तोरण द्वारों में वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ, दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष बने हैं, जिनके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठी हुई सिंहाकृतियां हैं। स्तंभों के ऊपर 3 समानांतर प्रस्तर शिलाएं हैं, जिनके दोनों छोर बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार आकृति में है। सबसे ऊपरी शिला पर बेलबूटों के ऊपर धर्म चक्र अंकित है। इसके दोनों ओर त्रिरत्न है। भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के जन्म की कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई है। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा मायादेवी का स्वप्न, श्रावस्ती, जेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए ऐरावत के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन पर आधारित कथाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की माताजी की कलाकृति है, जिसे आज के ब्रह्मवंशी लक्ष्मी माता बता रही है, जिसको आप लोग नीचे वेदिका में बनी आकृति को देखें। साथ में उस आकृति के ऊपर में धम्मलिपि द्वारा भगवतो उकरंती लिखा है। साथ में वेदिसा तो चेत रखा तसदानम लिखा है। भरहुत स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आज सभी को होना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पहला साक्ष्य सप्त बुद्ध की आकृति का है। अभी तक भ्रमिक वैदिक मत के अनुयायियों को इतना ही मालूम है कि मार्गदाता के रूप में सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, लेकिन भरहुत के पुरातात्विक उत्खनन में सप्त बुद्ध की आकृति के साथ साथ उन बुद्धों का नाम वेदिका के ऊपर शिलापट्ट पर धम्मलिपि में लिखा मिला है, जिसको कोई भी देख व पढ़ सकता है। प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूँ। भरहुत स्तूप की वेदिका में लिखा हुआ जो नाम है, उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट्ट का नाम भगवतो ककुसंधस बुद्धे, दूसरा नाम भगवतो कोणागमनस बुद्धे, तीसरा नाम भगवतो विपस्सिनो बौद्ध, चौथा नाम भगवतो कस्पस बुद्धे, 5वां नाम शाक्य मुनि बुद्धे का है, जो शिलापट्ट पर भगवतो साक मुनिन्नी बोधो लिखा हुआ मिला है।
छठा और सातवां नाम जो उत्खनन में मिला है वह नाम स्पष्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच नहीं रख रहा हूँ। ऐसे वह नाम सिक्खी बुद्ध और वेशभू बुद्ध का है। भरूच स्तूप से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है जिस स्तंभ पर धम्मलिपि में तोरण द्वार के मरम्मती के बारे में लिखा है। जिस शिलालेख पर धम्मलिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है कि नयज्ञ राजे रनिये गागीपुतस्य वीसदेवस्य पोतेण गोतीपुतस्य आगर्जूस पुतेण वाचीपुतेन धनभूतिन कारितं तोराणं शीलकम्मता च उपणंग। हिंदी भाषा में अनुवाद। सुगनंग राजे शुंग के राज्य में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गोप्ती पुत्र तथा अय्य गारद्यूत का पुत्र वात्सय वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा यह तोरण द्वार निर्मित किया गया। उससे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। इसके साथ ही भरूच स्तूप की खुदाई में वेदिका में बने सुंदर कलाकारी के साथ जेतवन अनाथ पिंडी को देती कोटिसम थते नकेता का मनमोहक दृश्य बना है। साथ ही इसी स्तूप की खुदाई से एक स्तंभ पर बहुत ही मनमोहक चित्रकारी मिली है जिस पर ऊपर में धम्मचक्र बना है और साथ में नीचे 4 घोड़ों के साथ एक रथ की चित्रकारी है जिस पर राजा और उनका अमात्य बैठा है। उसके बगल में धम्मलिपि में राजा पसेन जी कोसलो लिखा है। यानी इससे प्रतीत होता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा प्रसेनजित के समय में हुआ होगा जिसको शुंग के समय में भी रखरखाव के साथ साथ समय समय पर सौंदर्यीकरण होता रहा है। इस उत्खनन से पत्थर पर हाथी बना हुआ मिला है जिस पर धम्मलिपि में नाग जातक लिखा हुआ अभिलेख मिला है। वही दूसरी ओर हाथी पर बैठा हुआ शुंग शासक व उसके दाएं और बाएं में 2 अमात्य का फोटो मिला है जिस पर धम्मलिपि में कुछ अस्पष्ट लिखा है। भरूच की खुदाई से शुंगकालीन मुद्रा भी मिली है जिसमें एक मुद्रा परम लिखा हुआ है और साथ में उस पर त्रिरत्न चैत्य और स्वास्तिक का निशान बना है। उसके साथ ही एक दूसरी मुद्रा है जिस पर बोधि वृक्ष बना है और उसके नीचे इदमितस लिखा है जिसको आप लोग नीचे चित्र में देखें। उत्खनन द्वारा पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाले इतने बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलने के बाद भी पक्ष और विपक्ष के लोग किसी अन्य कहानी में उलझे हुए हैं, फिर तो यह जरूर आज भ्रमिकों द्वारा फैलाए गए भ्रम के पुलिंदे का बड़ा परिणाम है। लोग तो यहाँ तक भ्रमित है कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी लेखक द्वारा वैदिक ग्रंथ रामायण और किसी वैदिक ज्ञानी द्वारा वैदिक दर्शन का निर्माण तक किया गया था, लेकिन आज तक कोई इसका साक्ष्य नहीं दिखाता है। आप लोग तो जानते हैं और मैं प्रमाण भी दे चुका हूँ कि ईसा पूर्व में सभी के लिए लेखन हेतु शिला का प्रयोग होता था। फिर तो निश्चित ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अगर किसी ने कुछ लिखा होगा तो वह भी अपना लेखन कार्य शिला पर ही किया होगा। तब तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी ने भी कुछ लिखा होगा और उस लिखावट की जानकारी आज लोगों को है, तो निश्चित ही उस लिखावट वाला शिलालेख मिलना चाहिए। कहाँ है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लिखा हुआ शिलालेख? बिना शिलालेख मिले उसकी जानकारी आज लोगों को कैसे प्राप्त हो गई? यह सब भ्रमिकों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा मात्र है जिसे आज लोगों को समझना होगा। भारत की शैक्षणिक पुस्तकों में एक निश्चित एजेंडा के तहत ब्रह्मवंशियों द्वारा गुप्त लेखन का कार्य चल रहा है। उसी लेखन की वजह से आज अधिकांश लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। आज पुस्तकों के माध्यम से ब्रह्मवंशियों द्वारा हर सहस्राब्दी में 2 प्रकार के संघर्षों, एक सत्ता संघर्ष और दूसरा संस्कृति संघर्ष का वर्णन किया जाता है, जबकि इस 2 प्रकार के संघर्ष में से एक संघर्ष का प्रकार पुरातात्विक रूप से भ्रम का पुलिंदा मात्र है। इन 2 संघर्षों में जिसमें पहला सत्ता का संघर्ष है तो वही दूसरे संघर्ष को संस्कृति का संघर्ष बताया जाता है।
अब यहाँ ध्यान देना होगा कि जिस प्रथम सत्ता संघर्ष की बात पुस्तकों द्वारा की जाती है वह सत्ता संघर्ष राजसत्ता के लिए किया जाता है। राजतंत्र में हर सत्ता का बदलाव संघर्ष से ही उत्पन्न होता है और लोकतंत्र में हर सत्ता का बदलाव चुनावी संघर्ष से संपन्न होता है। इस बात की जानकारी तो सभी को है। इसलिए पूर्व में जहां भी राजतंत्र प्रणाली की शासकीय सत्ता थी वैसे क्षेत्रों की शासकीय राजसत्ता का स्थानांतरण युद्ध के द्वारा ही होना तय होता था। ऐसे आज भी जहां जहां राजतंत्र प्रणाली की सत्ता है वहां की राजसत्ता का शासकीय बदलाव युद्ध के द्वारा ही संपन्न होता है। यह कोई नई बात नहीं है। पुरानी सत्ता जाने और नई सत्ता आने की इस प्रक्रिया में जो संघर्ष होता है उसे ही सत्ता संघर्ष कहा जाता है। पूर्व के भारत में ऐसे सत्ता संघर्ष के कई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है।